देखिए, दुर्घटना किसी की भी हो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जांच पुलिस को करनी चाहिए। आपने अपने प्रारंभिक संबोधन में ही कह दिया था, स्पष्ट कर दिया था कि पुलिस दुर्घटना की जांच कर रही है। मैकेनिकल फेलियर, कोई ड्राइवर की तरफ से त्रुटि या उसको ड्राइवर की नींद आने के कारण जो भी परिस्थितियां होंगी, सीसीटीवी और अन्य लोगों से, और जो लोग बचे हैं उनके हालात जब ठीक हो जाएंगे, उनके बयान लेकर के, उनके बयान के आधार पर अब इसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि दुर्घटना कैसे हुई और क्यों हुई, और सब तमाम एंगल पे इसकी जांच होगी। जो चीज आपने स्पष्ट की वो तो होगी ही, लेकिन मैं भी ये कहना चाहूंगा और परामर्श देना चाहूंगा कि कोई प्रतिशोध या कोई और इसका अगर एंगल हो तो उसको भी बड़ी भांति इसका मूल्यांकन होना चाहिए और विवेचना में समावेश होना चाहिए। ये एक बड़ी खबर है। और देखिए, पहले अतीक अहमद की मौत हुई, अतीक अहमद के साथ उसके भाई को गोली मार दी गई थी, आपको याद होगा। और तब बहुत सारे सवाल उठे थे अतीक अहमद की हत्या को लेकर, और उससे पहले जब अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हुआ था तब सवाल उठे थे एनकाउंटर को लेकर। लेकिन इस बार अतीक अहमद के एक और बेटे आवान की रोड दुर्घटना में मौत हुई है। और एक तरीके से अगर आप देखें तो अतीक अहमद का पूरा परिवार, विक्रम सिंह जी, अब बिखर चुका है। दो बेटे की मौत, एक बेटा जेल में, पत्नी फरार, और परिवार के बाकी जो लोग हैं उनका भी कुछ अता पता नहीं। इतना बड़ा साम्राज्य अतीक अहमद ने खड़ा किया जराइम की दुनिया के माध्यम से, लेकिन अब सब कुछ खत्म होने की कगार पर है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक कहावत है अंग्रेजी की, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, कि पाप की जो तनख्वाह है वो मौत है। और इसके अलावा भी हमारे वांग्मय में भी कहा गया है कि ये भाग्य लक्ष्मी नहीं, काल लक्ष्मी होती है। इस प्रकार का जो धन आता है वो मृत्यु का कारण बनता है और वो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। जी, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। मेरे सहयोगी मनीष जुड़ गए हमारे साथ। मनीष, इस हादसे के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? कैसे हुआ हादसा, कब हुआ हादसा, और पुलिस अभी तक जांच में क्या पता कर पाई है? देखिए, जो उमर चश्मदीद है, जो घायल है, उससे जो जानकारी पुलिस को मिली है, उसने जो पुलिस को बताया उसके मुताबिक गाड़ी डिसबैलेंस हुई, डिवाइडर से टकराई, और जब उसकी आंख खुली तब सारे लोग सड़क पर पड़े हुए थे। गाड़ी में 5 लोग थे, 3 लोग घायल हुए हैं, 2 लोगों की मौत हुई है। अतीक के बेटे से जेल में मिलने के लिए ये गुरुवार सुबह तड़के निकले थे और उसके बाद ये हादसा सामने आया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मौत जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, पहले वहां पर घायलों को ले जाया गया, वहां पर पुष्टि हुई कि आबान सहित दूसरे शख्स की भी मौत हुई है, मतलब 2 लोगों की मौत हो गई है। बाकी लोगों का इलाज किया जा रहा है। परिवार के लोग भी झांसी पहुंचेंगे, सबका पोस्टमार्टम कराया जाएगा, उसमें भी कारण स्पष्ट हो जाएंगे कि कैसे चोट लगी। डिवाइडर से टकराए तो क्या कोई गाड़ी की लोहे की चीज लगी या फिर सर कहीं लगा डिवाइडर से जिसके चलते मौत हुई है। तो बहुत सारे जो कारण है वो पोस्टमार्टम से उसकी रिपोर्ट जब आने पर उससे स्पष्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी परिवार के लोग, जो नाते रिश्तेदार हैं, वो झांसी पहुंचेंगे और पोस्टमार्टम के बाद सब उनको उनकी सुपर्दगी में दिया जाएगा। झांसी में ही आपको याद होगा, हम और आप उसके गवाह रहे हैं कि असद का इनकाउंटर हुआ था, अतीक अहमद की जो हत्या हुई थी। तो कुल मिलाकर अतीक अहमद के 5 बेटे, जिसमें से 2 जेल में हैं, एक बड़ा बेटा लखनऊ जिला जेल में बंद है जिसके ऊपर कई संगीन आरोप हैं। उसके बाद जो छोटा बेटा था जो नैनी जेल में बंद था, जिसे बाद में सुरक्षा कारणों के चलते झांसी ट्रांसफर किया गया था, उसी से आबान मिलने आया था, वो झांसी जेल में बंद है। इसके अलावा जो एक असद इनकाउंटर में जिसकी मौत हो गई, और 2 नाबालिग बेटे थे जो बाल सुरक्षा गृह से उन्हें बीते करीब 1.5 साल पहले रिहा किया गया था और वो अपने परिवार के साथ झूसी के किसी गांव में रह रहे थे। उसमें से एक आबान जो अपने बड़े भाई से मिलने झांसी पहुंचा था, कई सारे लोग उसके साथ थे। ठीक है मनीष, बाद ये लौट कर आपके पास आऊंगा। सबसे छोटा बेटा आबान, जिसकी मौत हुई, अतीक अहमद का ये बेटा अपने भाई से जेल में मिलने के लिए जा रहा था, लेकिन इसी दौरान सड़क हादसे में उसकी मौत हुई है। इसके साथ ही उसके साथ बैठे एक और व्यक्ति की मौत हुई है, एक और युवक की मौत हुई है। अतीक के बेटे की मौत पर बड़ी खबर यह भी है कि जहां असद यानी कि अतीक के एक बेटे का एनकाउंटर हुआ था झांसी में, वहीं पर यह हादसा हुआ है। अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का भी 13 अप्रैल 2023 को झांसी में यूपी एसटीएफ के हाथों एनकाउंटर हुआ था, जिसमें वो मारा गया था। जहां असद अहमद एनकाउंटर में मारा गया था, वहीं झांसी में गाड़ी एक्सीडेंट में आबान अहमद की मौत हुई है। विनय रघुवंशी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, क्या जानकारी मिल रही है इस हादसे को लेकर? देखिए, सूत्र ये बताते हैं कि जो
शाइस्ता जो यूपी की लेडी डॉन है वो जो फरार चल रही है, जब आबान और एहजम जो है बाल सुधार गृह से जब इनको रिहा किया जा रहा था और इनके रिश्तेदार जो कि हटवा के रहने वाले हैं वो जब इन्हें अपने कस्टडी में लेकर जा रहे थे दोनों लोगों को, तब भी ये सूचनाएं लगातार पुलिस को मिल रही थी कि फरार चल रही यूपी की लेडी डॉन जो शाइस्ता परवीन है वो हटवा पहुंच सकती है। और ऐसे में कई बार जो है सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया था। सर्च ऑपरेशन के जरिए जो है शाइस्ता की जो लोकेशन है वो हटवा भी मिली थी। पानी के जरिए यानी कि जो नदी के जरिए आने की जो बात सामने आ रही थी वो भी पुलिस तक पहुंची थी। ऐसे में लगातार ये सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि दोनों बेटे के बाल सुधार गृह से रिहा होने के बाद शाइस्ता अपने दोनों नाबालिग बेटों से मिलने के लिए हटवा पहुंचेगी। और ऐसे में अब अबान की मौत की खबर के बाद बताया जा रहा है एक बार फिर से कि यूपी की जो लेडी डॉन है शाइस्ता वो एक बार पहुंच सकती है या मिलने की कोशिश जो है वो कर सकती है, क्योंकि अबान ही एक ऐसी कड़ी थी जो अतीक अहमद के गैंग को चलाने का जो पूरा काम है वो कर रहा था। क्योंकि अबान के पास वो सारी जानकारियां थी जो अली के जरिए वो लगातार नैनी सेंट्रल जेल में जब अली बंद था तो उससे भी लगातार प्राप्त कर रहा था कि आखिर उसके पिता के जो काले साम्राज्य है वो कहां कहां फैले हुए हैं, बेनामी संपत्तियां कितनी है। ये सारी जानकारी जो है धीरे धीरे अबान जो है वो नैनी जेल में जब अली बंद था तो उस समय भी वो प्राप्त कर रहा था। झांसी जेल में भी लगातार जब अली का जेल ट्रांसफर हुआ नैनी जेल से झांसी, तब भी अबान के ही हाथों में पूरा कमान जो था वो संभाल रखा था। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि एहजम के एक अबान के मौत के बाद जो है एक सबसे बड़ी जो कड़ी है वो कहीं ना कहीं लुप्त होती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना यह होगा कि क्या शाइस्ता की एंट्री होती है या शाइस्ता अपने बचे हुए एक जो बेटा यानी कि 5वें नंबर का बेटा है एहजम उससे मुलाकात करेगी, क्योंकि सारा जो साम्राज्य है वो अबान के ही हाथों में सूत्र बताते हैं कि वो संभाल रखा था। इन दिनों जो है अवैध जो संपत्तियां थी वो भी कहीं ना कहीं चोरी छिपके बेचने का जो खेल है वो रचा जा रहा था। क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से प्रयागराज के अलग अलग थानों में बेनामी संपत्तियों को बेचने का जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, लेखपाल की तहरीर पर तमाम बेनामी संपत्तियों की जो अराजियां है वो निकलकर सामने आई थी, तो ऐसे में माना भी जा रहा था कि अतीक गैंग जो है एक बार फिर से एक्टिव हो रहा है। लेकिन सवाल यही उठ रहा था कि इसको आखिर कौन संचालित कर रहा है। तो बताया यह भी जा रहा था कि अभी हाल ही में आबिद प्रधान को भी राजू पाल हत्याकांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली थी, लेकिन कुछ मामलों में उसको जमानत न मिलने के चलते वो जेल से बाहर नहीं आ पाया। लेकिन लगातार जमानतें मिलना, माफिया गैंग के लोगों को अबान का लगातार अपने भाई अली से झांसी में जाके मुलाकात करना, बेनामी संपत्तियों का बिकना, ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि जो यूपी की लेडी डॉन है शाइस्ता परवीन वो पूरे नेक्सस को पीछे से चलाने की जो कोशिश है वो कर रही थी।